प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 10वीं का कृतिका से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक कमलेश्वर जी, जो कि महान कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है। इनका जो अंतिम जो उपन्यास था कितने पाकिस्तान, बड़ा चर्चित रहा। पाकिस्तान की समस्या को लेकर के इन्होंने काफी चर्चित रहा इनका उपन्यास। विधा व्यंग्य रचना जॉर्ज पंचम की नाक के माध्यम से कमलेश्वर जी ने हम भारतीयों की जो गुलाम मानसिकता है उस पर व्यंग्य किया है कि जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए हूणों, कुषाणों, डचों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और 350 वर्षों तक लगातार हमने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। लाखों वीरों ने, शहीदों ने, महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई कि हम आजादी प्राप्त करें। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। लेकिन आजादी के बाद हमारा शासन होना चाहिए, हमारी नीति रीति होनी चाहिए, हमारी परंपराएं होनी चाहिए, हमारी सोच विकसित होनी चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इसके पीछे कारण क्या है? हमारी गुलाम मानसिकता। चाहे हमारा देश है, आजाद है, हमारा अपना संविधान है, उसके बावजूद भी हमारी जो सोच है वह गुलामी का प्रतीक है। हम गाहे बगाहे, बात बात में हम अपनी वस्तुओं पर, अपने व्यक्तियों पर, अपने संसाधनों पर गर्व करने की बजाय, स्वाभिमान करने की बजाय हमें जो विलायत से मिलता है, पश्चिम से मिलता है या विदेशियों से मिलता है, उस पर ज्यादा गर्व करते हैं, फक्र करते हैं। और यही हमारी गुलामी का प्रतीक है। और उसी गुलामी की मानसिकता के ऊपर कमलेश्वर जी ने ये व्यंग्य रचना रची है। कहानी कहाँ से शुरू होती है, हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय का भारत का दौरा होता है, भारत आगमन होता है। और उस समय जो भारत पर उसके आगमन की चर्चा को लेकर के क्या उसका असर होता है, क्या उसका प्रभाव होता है, लेखक ने उसके माध्यम से अपना इसमें जिक्र किया है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, एलिजाबेथ द्वितीय और एलिजाबेथ प्रथम 1961 और 1997 में भारत का दौरा करती हैं। 1961 और 1997 में भारत का दौरा करती हैं। और उनके आगमन को लेकर के क्या तैयारियां की जाती हैं, उसके द्वारा ये रचना है, ये कहानी शुरू होती है। ध्यान करें कि जिन अंग्रेजों ने हमें इतने वर्षों तक गुलाम रखा, आजाद होने के बावजूद भी हमारी वही मानसिकता है और यही लेखक की पीड़ा है, यही उसकी बेचैनी है और इसी के ऊपर लेखक ने अपनी चिंता प्रकट की है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि जॉर्ज पंचम उनके दादाजी हैं, उनको लेकर के रचना रची है। एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड के से भारत के दौरे के लिए तैयारी कर रही है। और जो ही वह समाचार इंग्लैंड के समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में छपती है, तो उसका सीधा असर भारत पर दिखाई देता है। या यूं कहें कि शंख है वो विलायत में, इंग्लैंड में बज रहा है और उसकी जो अनुगूंज है, उसकी जो प्रतिध्वनि है वो भारत में सुनाई देती है। एक के बाद एक तैयारियों को लेकर के यहाँ पर जायजा लिया जाता है, बड़ी बड़ी मीटिंगें की जाती हैं और नेताओं पर एक प्रकार से बदहवासी सी दिखाई देती है। बदहवासी कि क्या करे क्या न करे, एक प्रकार की बेचैनी उनके ऊपर दिखाई देती है। सारी दिल्ली है उसको कायाकल्प कर दिया जाता है। कायाकल्प शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। कायाकल्प मतलब कि एकदम उसका चौबंद कर देना, एकदम परिवर्तन कर देना। पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह श्रृंगार कर दिया जाता है। पुरानी पुरानी जो इमारतें हैं, भवनें हैं, उन पर रंग रोगन कर दिया जाता है, उनको साज सज्जा से तैयार कर दिया जाता है। सड़कों की सारी धूल है वो समाप्त कर दी जाती है, सड़कों की मरम्मत कर दी जाती है, एक प्रकार से उनको धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। हजारों हजार मजदूर हैं, श्रमिक हैं, लग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का दौरा हो रहा है, वो भारत आ रही हैं। इस प्रकार से हर जगह ये चर्चा हो रही है कि महारानी आ रही है, महारानी आ रही है।
उस दौरान इंग्लैंड में के अखबारों में जो प्रकाशित होता, अगले दिन वो सारा का सारा भारतीय अखबारों में भी छपता। यहाँ भी हमारी जो मीडिया है, हमारी जो प्रेस है, उसकी भी मानसिकता को दर्शाया गया है कि हमारी मीडिया भी किस प्रकार से कॉपी पेस्ट, यानी इधर जो छापा जा रहा है वो भी जो का तो यहाँ भारत में भी छापा जा रहा है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। एलिजाबेथ को कैसे कपड़े पहनेगी, इसको लेकर के जो दर्जी है उसको बेचैन दिखाई दिया है, क्योंकि इस दौरे के दौरान जो एलिजाबेथ है वो भारत, पाकिस्तान और नेपाल आदि का दौरा करने जा रही है। सुबह कौन से कपड़े पहनेगी, उस दौरे पर कौन से कपड़े पहनेगी, मीटिंग में कौन से कपड़े पहनेगी, इस प्रकार को लेकर के जो दर्जी है उनकी चिंता को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और उस दौरान लगभग 400 पाउंड का जो रेशमी वस्त्र है, स्पेशल जो सूट है, वो महारानी के लिए तैयार किया जाता है। और उस समय की जो हम अगर देखें उसके मूल्यांक तो लगभग 5,000 रुपए का सूट है वो तैयार किया जाता है। जो खाना बनाने वाले जो बावर्ची हैं वो साथ आते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। और जो प्रिंस है उसके जो कारनामे हैं उनको भी, या भारत में उनके जो चर्चे हैं, उनके जो कारनामे हैं उनको भी दर्शाया जाता है। और केवल यहीं तक नहीं है, इंग्लैंड के राजघराने के जो कुत्ते हैं उन कुत्तों के बारे में भी यहाँ चर्चे किए जा रहे हैं और अखबारों में प्रकाशित किया जा रहा है। ये सारा का सारा क्या है, गुलाम मानसिकता का परिचायक है। तो ये सारी तैयारियां हो रही हैं, पूरी दिल्ली का कायाकल्प हो रहा है। लेकिन जो पाठ का जो मूल है उसके ऊपर हम आते हैं कि सारी तैयारियां होने के बावजूद भी जो इंडिया गेट है, जो राजपथ है, राजपथ पर जॉर्ज पंचम की जो नाक, जो लाट है, लाट कहते हैं मूर्ति को, जॉर्ज पंचम, हम पाठ के मूल विषय पर आ रहे हैं। जॉर्ज पंचम जिन्होंने भारत का 1905 में बंगाल का विभाजन किया, और कितने क्रूर, कितने निष्ठुर ये शासक रहे हैं, भारतीयों के साथ कितना बर्बरता पूर्ण जॉर्ज पंचम ने व्यवहार किया था, वो किसी से छिपा नहीं है। वो लंबे समय तक भारत को गुलाम बनाने वाले थे। ऐसे जॉर्ज पंचम की जो लाट है, जो मूर्ति है, वो इंडिया गेट राजपथ पर लगी हुई है। अनायास क्या होता है कि इतने सैनिकों के बावजूद भी, पहरेदारों के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की जो लाट है, जो मूर्ति है, उससे उसकी जो नाक है वो काट ली जाती है। सीधा हम रचना के नामकरण पर आते हैं। जॉर्ज पंचम की जो नाक रखना, मुहावरे का हम बातों में चर्चा करते रहते हैं। नाक बचाना अर्थात इज्जत रखना, प्रतिष्ठा रखना, नाक कटना प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाना, स्वाभिमान गिर जाना, नाक बढ़ना अर्थात स्वाभिमान का बढ़ जाना, नाक छोटी होना, शर्मसार होना, इस प्रकार से मुहावरे का इसमें प्रयोग किया जाता है। और पूरी जो कहानी है, पूरी जो व्यंग्य रचना है वो नाक के इर्द गिर्द घूमती है। और कहानी जब आगे बढ़ती है, चर्चाएं होती हैं, पूरी दिल्ली का कायाकल्प हो रहा है, तो उस दौरान इंडिया गेट पर लगी जॉर्ज पंचम की जो लाट है, मूर्ति है, उसके नाक गायब हो जाती है। सोचने की बात है कि इतने चौक चौबंद होने के बावजूद, इतने सैनिकों के होने के बावजूद भी नाक का कटना, ये क्या है? ये कि जो हमारा जो प्रशासन है, वो प्रशासन अपने जिम्मेदारियों से कितना कोताही बरता है, या केवल एक खाना पूर्ति की जाती है, उसको भी कमलेश्वर जी ने दर्शाया है। कितने सैनिकों के बावजूद भी नाक कट जाती है। खैर, हम वापिस अपने रचना के ऊपर आते हैं। तो ये कायाकल्प के साथ साथ, सारी तैयारियों के साथ साथ जो नेताओं के ऊपर एक बदहवासी दिखाई जाती है, एक नई समस्या आन खड़ी होती है कि जॉर्ज पंचम की लाट से, मूर्ति से नाक है वो गायब हो जाती है। ये नेताओं के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए लाखों शहीदों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, देश आजाद होने के बावजूद नेताओं में वही गुलामी की प्रतिष्ठा की, उन्हीं अंग्रेजों की नाक बचाने के लिए वो सारे बेचैन दिखाई दे रहे हैं। नेताओं ने, शासन प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई जाती है। अब आनंद फानंद में तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है कि एलिजाबेथ आ रही है और
को ये पता चलेगा कि जॉर्ज पंचम है, उसकी लाट से, उसकी मूर्ति से नाक गायब है, तो सारा का सारा हमारी जो तैयारियां हैं वो धरा का धरा रह जाएगा, हमारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हमने शीघ्रता से जॉर्ज पंचम की जो लाट है उसके ऊपर हमें नाक लगाने का काम करना चाहिए। तो तुरंत मीटिंग बुलाई जाती है, एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है, मूर्तिकार सहमा सा डरा सा आता है और सभापति उसे आदेश देते हैं कि जॉर्ज पंचम की जो लाट है, प्रतिमा है, उसके ऊपर नाक लगानी है। तो मूर्तिकार है, उसके सबसे बड़ी जो कमी है वो पैसे की है। वो जैसे तैसे करके कहता है कि ठीक है, मूर्ति के ऊपर नाक लग जाएगी, और वो अपनी बात रखता है। वो फिर सभापति और जो नेता है कहते हैं कि आपकी हर चिंता का हम ध्यान रखेंगे, आप हमारी चिंता का ध्यान रखिए। तो उसके बाद मूर्तिकार अपना काम शुरू करता है और कहता है कि ये जो लाट है, इसका जो पत्थर है वो पत्थर कहीं से हमें मंगा दीजिए। पत्थर, फिर सभापति अपना उत्तर देता है कि हमारे यहाँ पर तो सब कुछ है, हमारे इस देश की गर्भ में, देश की इस मिट्टी में सब कुछ है, हमारे पास सारे सब प्रकार के संसाधन हैं, ऐसी क्या बात है कि इस लाट का, इस मूर्ति का जो पत्थर है नहीं मिल पाएगा। अर्थात हर जगह हर चीज यहाँ संभव है, आप कोशिश कीजिए, मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता। एक हमारा जो भविष्य है सुनहरा है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य खुशहाल रहेगा। इस प्रकार से सभापति ने एक सुंदर सा भाषण है प्रस्तुत किया। आने वाला जो भविष्य है खुशहाल होगा, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एलिजाबेथ जब आएंगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात दे करके जाएंगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको मान सम्मान मिलेगा। तो यहाँ लेखक ने हमारी मानसिकता उसके ऊपर व्यंग्य किया है। मूर्तिकार है वो उस लाट की मूर्ति का जो पत्थर है ढूंढने के लिए पूरे देश का दौरा करता है, लेकिन उसे कहीं भी उस प्रकार का जो पत्थर है नहीं मिलता है। अपनी चिंता प्रकट करता है मूर्तिकार। दोबारा से मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग के बाद कहा जाता है कि कहीं से भी हो इस मूर्ति के ऊपर जो नाक लगनी चाहिए। नाक लगने के लिए फिर से कहा जाता है कि ऐसा तो कहीं पत्थर मिला नहीं तो इसका दूसरा प्रयास किया जा सकता है, अगर आप इजाजत दें। तो सहमी सी डरी सी आवाज में मूर्तिकार कहता है। सभापति फिर कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, आप अपना सुझाव हमें बता सकते हैं। तब मूर्तिकार सभापति और जितने उपस्थित नेता थे, प्रशासन के अधिकारी थे, उनसे कहा कि ठीक है कि अगर कोई पत्थर की मूर्ति से नहीं मिल रही है तो किसी भारतीय जो हमारे महापुरुष हैं उनकी नाक है वो भी लगा ली जा सकती है। यहाँ भी व्यंग्य है कि जिन शहीदों ने, महापुरुषों ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, तो उनकी नाक कटने का प्रश्न यहाँ आ रहा है। लेकिन नेता कितने गुलाम मानसिकता है, कितने अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो कितनी छोटी सोच रख सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है। तभी आवाज में सभापति इस बात को स्वीकार कर लेता है और मूर्तिकार के उसके लिए एक विशेष मीटिंग बुलाई जाती है कि जैसे तैसे भी हो ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। फाइलें हैं वो छानी जाती हैं, एक के बाद एक प्रकार से फाइलों के एक पेट को फाड़ दिया जाता है, अर्थात हर जगह से उसमें देखा जाता है कि किसकी जो मूर्ति के ऊपर है जो सही स्टिक बैठेगी। तब मूर्तिकार है सबसे पहले महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां पर दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इस प्रकार के जो हमारे नेता हैं, तिलक हैं, उनकी जो नाक है उनको नापते हैं, लेकिन उन सब की जो नाकें हैं बड़ी होती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से मूर्तिकार है वो गुजरात में जाते हैं, वहां महात्मा गांधी है, सरदार पटेल है, उनकी नाक को नापते हैं, लेकिन उनकी नाक भी बड़ी होती है। उसके बाद गुजरात से सीधे पश्चिम बंगाल में जाते हैं। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वहां उनकी नाक को नापा जाता है। राजा राम मोहन राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी नाक को उसके अनुसार नापा जाता है, लेकिन उनकी नाकें भी बड़ी होती हैं। फिर मूर्तिकार है बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद है, रामप्रसाद बिस्मिल है, उनकी नाकों को नापा जाता है, लेकिन उनकी नाकें भी कहीं बड़ी मिलती हैं।
उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में जाते हैं। पंजाब में लाला लाजपत राय और शहीद आजम भगत सिंह की नाक है उसको नापा जाता है, लेकिन उनकी नाकें भी बड़ी होती हैं। मूर्तिकार वापिस आता है और अपनी चिंता प्रकट करता है, लेकिन नेताओं के पसीने छूटे हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि कहीं न ये हमारी इज्जत का, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हमारी नाक कट जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी नाक बचाने का मतलब कि अगर जाट पंचम की नाक नहीं लगती है तो हम भारतीयों की नाक कट जाएगी, ये दर्शाया जाता है। फिर मूर्तिकार दबी आवाज में फिर कहता है कि 1942 में जब पहली बार बिहार के बच्चों ने जो अपना बलिदान दिया था और बिहार के बच्चों का जो स्ट्रेट यानी सचिवालय के सामने उनकी जो मूर्तियां लगी हुई हैं, जिन बच्चों ने 1942 में अपना बलिदान दिया था, उन्होंने 1942 में तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया था और अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटानिया सरकार ने उनको भून दिया था, उनको मार गिराया था। उन बच्चों की बात रखते हैं, जिन बच्चों ने अपना बलिदान किया उनको की बात यहाँ रखते हैं कि उनकी नाक काट करके लगा दी जाए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो नाक है वो पतली होती है, छोटी नाक होती है, और वो बच्चों की जो नाक है उनके यहाँ स्टिक बैठेगी, फिट बैठेगी। ऐसा मूर्तिकार है, चुपचाप इस प्रकार से इशारे में नेताओं के सामने रख देता है। नेताओं को शर्म भी आती है, लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस बात को भी हाँ कर देते हैं कि बिहार सचिवालय के सामने लगे बच्चों की लाट से वहां की नाक है, बच्चों की नाक है, अगर जाट पंचम की लाट पर लगा दी जाए तो भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमें तो हम अपनी इज्जत की, मान मर्यादा की, प्रतिष्ठा चाहिए, चाहे किसी की भी नाक लगा दी जाए। तो फिर प्रयास किया जाता है मूर्तिकार के द्वारा उन बच्चों की नाक काट करके जाट पंचम की नाक पर फिट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हमारे देश के बच्चों की जो नाक है वो भी जाट पंचम की नाक से बड़ी रहती है। और फिर मूर्तिकार है चुपचाप बैठ जाता है, कोई प्रयास नहीं हो रहा है। नेताओं के बार बार पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं, सारी तैयारियां उनकी धरी की धरी सी रह गई हैं, लेकिन एक ही प्रश्न, एक ही सवाल, एक ही समस्या कि जैसे तैसे करके जाट पंचम की लाट पर, मूर्ति पर उसकी जो नाक है लग जाए, क्योंकि उनकी नाक का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर ऐसा रहा तो महारानी एलिजाबेथ हो नाराज हो जाएगी और हमें जो सुविधाएं मिलने वाली हैं वो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाएंगी। मूर्तिकार एक बार दोबारा से प्रयास करता है, हिम्मत करता है, मीटिंग में आता है और फिर अपना सुझाव प्रस्तुत करता है कि अगर आप मेरी बात को माने तो एक और मैं प्रयास कर सकता हूं। वो इशारा करता है, सभापति कहते हैं कि बोलिए, कोई बात नहीं, आप बेहिचक बोलिए। तो कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, खिड़कियां बंद कर दी जाएं, जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनको बाहर कर दिया जाए। और वो उस मीटिंग में बात रखते हैं कि हम एक जिंदा नाक लगाना चाहते हैं। जिंदा नाक अगर लग जाती है तो आप सबकी इज्जत बच जाती है। 40 करोड़ भारतीयों में किसी भी एक की नाक को काट करके इस लाट पर लगा देना। प्रिय विद्यार्थियों, सोचने की बात है कि हम उस समय भारत की जो संख्या थी 40 करोड़ थी कि किसी भी भारतीय की जिंदा नाक को काट करके जाट पंचम की नाक पर लगा देना। मैं आपसे कह रहा था कि पूरी जो कहानी है, पूरी जो रचना है, नाक के इर्द गिर्द घूम रही है। ये जो मुहावरा है इसमें सार्थक हो रहा है कि हमें अपनी नाक बचानी है, अर्थात नेता अपनी नाक बचाने में लगे हुए हैं। और भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो पहचान है और भारत के स्वदेशी के आंदोलन के लिए जिन नेताओं ने अपनी कुर्बानी की थी, उन्हें कोई चिंता नहीं है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। वो तो केवल अपने स्वाभिमान को बेचना चाहते हैं, केवल अपने पद प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और आखिरकार में मूर्तिकार के सुझाव को भी नेता हैं वो मान लेते हैं कि कोई बात नहीं है, जिंदा नाक लगा दी जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें तो जाट पंचम की लाट पर नाक चाहिए, नाक चाहिए, सिर्फ नाक चाहिए। और इस बात को
स्वीकार कर लिया जाता है। अगले दिन जॉर्ज पंचम की जो लाट जहां राजपथ इंडिया गेट के पास लगी होती है, वहां जितना भी पानी था उसको बाहर निकाल दिया जाता है। पुराने पानी को बाहर निकाल करके ताजा पानी डाल दिया जाता है और पूरे उसका वह सौंदर्यीकरण कर दिया जाता है। जितने पार्क हैं उनको सुंदर कर दिया जाता है, हरा भरा कर दिया जाता है, ताकि जो नाक है वो सूख न पाए, वो जिंदा दिखाई दे। ये सारी तैयारी होती है। लेकिन अंतिम दिन, दौरे के अंतिम दिन क्या होता है कि सभी अखबारों में ये तो खबर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है, लेकिन कोई उत्साह, कोई कार्यक्रम, कोई समारोह, कोई फीता कटने का कोई समाचार नहीं था। क्यों? क्योंकि आज भारतीयों की नाक कट गई है। तो जो उत्साह दिखाई दे रहा था वह उत्साह गायब था, क्योंकि ये जो सारा कार्य हुआ कि एक अंग्रेज अधिकारी की नाक को बचाने के लिए हम भारतीयों की नाक कटवा ली, अर्थात अपनी जो गुलामी की जो मानसिकता है उसको दर्शा दिया। तो कहीं कोई उत्साह का वातावरण नहीं था। सारे के सारे अखबार शांत थे, चुप थे, मौन थे। बस यही था कि जॉर्ज पंचम की नाक है वो लग गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से जॉर्ज पंचम की जो नाक है, इसके माध्यम से लेखक हमें संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही कि हमारी गुलाम मानसिकता पर यहाँ करारा व्यंग्य है कि देश 1947 में आजाद हो जाता है, लेकिन आजादी के बाद जो स्वाभिमान होना चाहिए वो स्वाभिमान नहीं है। और अप्रत्यक्ष रूप से लेखक ये दर्शाना चाहता है कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व करना चाहिए। उनके जो चरित्र है हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में होने चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। आज भी भारत में जो जचंद हैं, जो गद्दार हैं, वो आज भी ये न के प्रकरण अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी जो हमारा विश्व में एक नाम होना चाहिए, जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, प्रिय विद्यार्थियों, वो नहीं रही है। उसके पीछे कारण यही है हमारी जो गुलाम मानसिकता है। ये गुलाम मानसिकता है, हमें ऊपर उठने नहीं देती। हमारा जो स्वाभिमान है, हम छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए हम अपने स्वाभिमान को लुटा देते हैं, उसकी बोली लगा देते हैं। यहाँ लेखक है उसी बात के ऊपर व्यंग्य कर रहा है। आप देखिए, जापान एक छोटा सा देश है। 6 अगस्त और 8 अगस्त 1945 में एकदम धराशायी हो जाता है। उसके बड़े बड़े जो हिरोशिमा नागासाकी के जो बड़े शहर हैं वो एकदम नेस्तनाबूद हो जाते हैं। बार बार भूकंप के बावजूद जापान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी जापान एक विकसित देश के रूप में खड़ा है, क्योंकि वहां के जो नागरिक हैं उनके अंदर स्वाभिमान, देशभक्ति की भावना है, वो कोट कोट के भरी हुई है। दूसरा आप देखिएगा, इजराइल एक छोटा सा देश है। अगर हम बात करें अपने हाथ की, हाथ क्या है कि हाथ की तरह जितने भी मुसलमान कंट्री, मुसलमान देश हैं, वो सारे चारों ओर से इजराइल है घिरा हुआ है। इजराइल एक छोटा सा, जिसकी जो कंप्लीट जो पूर्ण आबादी हो 1 करोड़ के आसपास होगी, हाथ की तरह, और हाथ के बीच में एक नाखून का जो हिस्सा होता है, इतने मात्र का एकमात्र यहूदी देश है और चारों ओर मुसलमान देश हैं, जिसने उसको तोड़ने के लिए बार बार प्रयास किया। उसके बावजूद भी इजराइल है वो अपने दम के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ खड़ा है। तो ये क्या है? ये उसके अंदर अपनी देशभक्ति के कारण खड़ा है। वहां का एक एक जो नागरिक है उनके अंदर जो पराक्रम है, शौर्य है, उत्साह है, देशभक्ति है, स्वाभिमान है, वो भरा है। इसलिए किसी की भी आंख उस देश की तरफ नहीं जाती। एक सैनिकों की तरह वो हमेशा तैयार होते हैं और अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। तो यही लेखक दर्शाना चाहता है कि हमारी जो गुलामी की जो मानसिकता है ये दूर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम विकसित देश के रूप में तैयार हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कमलेश्वर जी द्वारा रचित ये व्यंग्य रचना आपको जरूर समझ में आई होगी और हम हमारे जीवन को ऊंचा उठाएं। अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीद आजम भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, चंद्रशेखर आजाद है, मदन मोहन मालवीय है, राजा राम मोहन राय है, ये सारे के सारे लाखों शहीद हैं। उनके ऊपर हम गर्व करें, फकर करें, उनकी जीवनियां पढ़ें और देश
के प्रति हमारे अंदर देशभक्ति की भावना हो और स्वाभिमान भरा जीवन व्यतीत करें, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यही कमलेश्वर जी हैं इस पाठ के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से हमें संदेश देना चाहते हैं। आपको ये पाठ अवश्य समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तरों के लिए हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।